घोंसले से गिरे बच्चे कौन हैं? अहमकों की जन्नत में रहने वाले कहाँ बसते हैं? माँ तो फिर माँ ही होती है, जैसी भी हो। देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूके स्टार टीवी। आज की वीडियो की हेडिंग थोड़ी सनसनीखेज हैं, मिस्ट्री भी है, लेकिन हकीकत में ये वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सच पूछें तो घोंसले से गिरे ऐसे बच्चे हैं जो कभी दोबारा अपने घोंसलों में नहीं जा सकते। ये पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी हर जगह पे इस्तेसाल का शिकार होते हैं। जिस मुल्क में रह रहे होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहते हैं, और पाकिस्तान में कभी इन्हें ये कहा जाता है कि ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं, कभी ये कहा जाता है कि इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं, कभी और तरह से इनका इस्तेसाल किया जाता है। मैं अरसाए 24 साल से मुल्क से बाहर हूँ। मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा है कि जैसा ही एक पाकिस्तानी जहाज़ से उतरता है, एयरपोर्ट से लेके हर जगह पर, बाज़ारों में, गलियों में, दोस्तों यारों में, अजीज़ रिश्तेदारों में, हर जगह पे उसका इस्तेसाल होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद खुदा जाने क्या वजह है कि मेरे समेत किसी पाकिस्तानी के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकल रही। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल लगाते हैं ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, जो वैसे कम ही होते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। अगर कोई हालात ख़राब हों तो दिल उदास हो जाता है। यही बात जानने के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, या पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, या पाकिस्तानी मसाइल के बारे में उनकी क्या राय है, मैंने चंद एक अहबाब से रिक्वेस्ट की है कि वो मुख्तसर पीरियड में 1 से 1.5 मिनट में अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं ताकि अवाम को पता चले कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में कितना दर्द रखते हैं। मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जितने अहबाब भी हैं, ये अपने अपने शोबा जात में माहिर हैं, और आप इन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक क्रीम कह सकते हैं। हर बंदा अपनी जगह पे आफताब है और हर इंसान एक हीरा है। आज मेरे मेहमान हैं हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब। ये यूके की मशहूर समाजी शख्सियत हैं। स्वीडन के अंदर अल हबीब इस्लामिक सेंटर के रूए रवां हैं, और भी बहुत से फलाई कामों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ़ साहब, आप मुख्तसर से टाइम में, लेस दैन अ मिनट, आप पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में अपनी राय से नवाजें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलियानी साहब, आपने बड़ा चुभता हुआ सवाल कर दिया है। मैं सियासी तो हूँ नहीं कि इस पे लंबी चौड़ी बहस करूँ। एक बाहर मुसाफरी की सूरत में पाकिस्तान से दूर, कोसों मील दूर रहने वाला अपनी फीलिंग ही ज़ाहिर कर सकता हूँ, या जो यहाँ एक मौजूदा हालात वाक़यात देख कर दिल खून के आंसू रोता है। इतना प्यारा और हर चीज़ से माला माल मुल्क हमारा, और इसको क्या हो गया है न जाने। हर इंसान के जहन में बैठ गया है कि बस मैं ही अकले कुल हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। इमरान खान की शक्ल में एक मुहिब्बे वतन रहनुमा मिला था, और आजमाइयों के मुकाबले में कम से कम थोड़ा वो सेंसेबल दिखाई देता है। अब भी वक्त है बाइज़्ज़त तौर पर इलेक्शन करवा कर जो भी जीतता है उसके हवाले की जाए, और मेरे ख्याल में इंसान थोड़ी सी ज़िंदगी लेकर आता है, और आखिरी हिस्सा यानी रिटायरमेंट का अगर उसका अपनी फैमिली और अपने मुल्क में और अपने अजीज़ व कारब और हल्का अहबाब में अच्छा गुज़रे, और वो कुछ अपनी
बता सके कि मैंने अपने लिए और अपने मुल्क के लिए क्या किया है, तो इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। हम बाहर वाले तो दुआ ही कर सकते हैं आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, और खुदारा कुछ अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कुछ ऐसा कर जाए कि तारीख में आपका नाम रकम हो जाए, जिस तरह लोग आपके वालिदैन की तारीफ करते हैं, इस तरह का। बहुत शुक्रिया जनाब। अब बात करते हैं मशहूर मजहबी स्कॉलर निसार अहमद सुलेमानी साहब से। सुलेमानी साहब के यूके और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। ये माशाल्लाह साहिब इल्म बंदे हैं और दीन और दुनिया दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म और नॉलेज रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाहत वाज़ेह हो जाए, बादशाहत मोनार्की का निज़ाम वाज़ेह हो जाए तो फिर अवाम के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन अगर बादशाहत अनडिक्लेयर्ड हो लेकिन हो बादशाहत, तो ये उस मुल्क और उस अवाम के लिए एक अलमिया और एक इम्तिहान बन जाता है। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से मखसूस तबके की बादशाहत है और उन्हीं की औलादें, उन्हीं के पोते, उन्हीं की आगे नस्लें पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ हैं। जमहूरियत के लिबादे के अंदर ये बादशाहत एक बहुत बदतरीन सूरत है झूठ की और गलत बयानी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पाकिस्तान में असल इस्लामी जमहूरी निज़ाम नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को, स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तानियों की बातों को गद्दारी के तौर पे न लिया जाए, उन्हें हमदर्दी और हुब्बुल वतनी में लिया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अब राय लेते हैं मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर उस्मान गनी साहब की। मेरा इटली में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है इनके साथ, बहुत कुछ सीखा है इनसे। स्विट्ज़रलैंड में मुकीम हैं, बिजनेसमैन हैं और बड़े ही धीमे अंदाज में बड़ी दलील से बात करते हैं। जी उस्मान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ गुलियानवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये क्वेश्चन किया मुझसे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में क्या ख्याल है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये एक इर्तिकाई अमल है और इस इर्तिकाई अमल से कौमें गुज़रती हैं, पिसी जाती हैं, मार खाती हैं और इसी से सीखती हैं और सीखने के बाद वो बेहतर हो जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि उसकी मज़ीद पस्ती में जाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब इसने ऊपर ही जाना है इंशाल्लाह और ये प्रॉस्परस होगा इंशाल्लाह ताला। दुनिया में इसकी इज़्ज़त भी होगी और लोग जो हैं वो देखेंगे कि वक्त के साथ साथ हमारा मुल्क जो है वो बेहतर होता जाएगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जो हैं उनमें शऊर नहीं है और दूसरी चीज़ जो है वो पिसे हुए हैं, वो किसी की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब वोट देते हैं तो उस आदमी को वोट देने पे मजबूर होते हैं जो शऊर से खाली होता है लेकिन दौलत से भरपूर होता है, पैसे और दौलत से भरपूर होता है। वो लोग जब ऊपर जाते हैं, जब वो कौमी असम्बली में जाते हैं या वो प्रेसिडेंट बनते हैं या वज़ीर आज़म बनते हैं, तो उनकी शऊर की सतह वो नहीं होती कि जो कौमों को ऊपर लेके जाती है। हमें आज तक एक बेहतरीन रहनुमा नहीं मिला जिसके अंदर बसीरत भी हो, अकल भी हो, इसलिए हम हमेशा नाकाम रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात का इल्म है कि पाकिस्तानी कौम में मजमूई तौर पे बसीरत का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम होपफुल हैं कि अगले आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। अब राय लेते हैं पीएचडी डॉक्टर ताहिर मुनीर अफजल साहब की। ये यूके में मुकीम हैं और एक इंतहाई आला ओहदे पे फाइज हैं। जी ताहिर मुनीर अफजल साहब फरमाइए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में मेरी राय ये है कि ये अब सिर्फ सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई, हक़ और बातिल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जिसमें चोरों को चोर कहने की हिम्मत है, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो।
اور ظالموں کو ظالم کہنے کی ہمت ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب یہ پاکستان کے عوام پر ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں اور قانونی طریقے سے بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاکستان اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ جناب۔ اب رائے لیتے ہیں ارشد رشید تارڑ صاحب کی۔ یہ ہولسم سیمنٹ کمپنی سوئٹزرلینڈ میں گلوبل پروگرامر مینیجر ہیں۔ ان کی ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے امتیاز نامہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ شطرنج میں نے انہی سے سیکھی تھی، اور شطرنج میں یہ میرے استاد ہیں۔ جی طارڑ صاحب۔ السلام علیکم امتیاز گلیانوی صاحب، آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں کمنٹس دوں کہ پاکستان کی جو آج کی صورتحال ہے، حالات ہیں، اس کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ پچھلے 20 سے 30 سالوں کے درمیان ہم لوگ زیادہ انفرادی سوچ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں اور کولیکٹیولی سوچیں۔ تو یہ جو انڈیویجولزم ہے، اس نے ہماری قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، ہم یہ سوچیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان پہ، پازیٹیو یا نیگیٹو، تو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہم چاہے کسی بھی رول میں، ہم ایک طالب علم ہیں، استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس کا ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور یہ صرف فائنینشیل امپیکٹ نہیں ہے، دس از آلسو کریڈیبلٹی، ہماری ریپوٹیشن ایز اے پاکستانی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے بچے جو ہیں ہمیں ان کو گروم کرنا چاہیے، ان کے اندر یہ سوچ لانی چاہیے کہ آپ نے جب بھی سوچنا ہے ایز اے نیشن سوچنا ہے، ایز این انڈیویجول نہیں سوچنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب۔ اب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حماد صاحب، پیشے سے یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، آکسفورڈ میں، سویڈن میں، گلوسٹر میں اپنی اکاؤنٹنسی فرم بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں بڑا دردمند دل رکھتے ہیں۔ سنتے ہیں آج کے پروگرام میں وہ کیا میسیج دیتے ہیں۔ جی حماد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی اور ہر دل عزیز دوست اور پاکستان کے نامور صحافی، کالم نویس، تجزیہ کار جناب عزت مآب امتیاز گلیانوی صاحب نے انتہائی اہم سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ اب یہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم یہ بات انتہائی وثوق سے کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی، پاکستان کے سیاسی معاملات اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں غیر ضروری اور بے وجہ مداخلت ہے۔ ہم انڈیا کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے جب انڈیا بنا ہے، مارج وجود میں آیا ہے، تب سے لے کے اب تک جو ڈیموکریسی کا تسلسل رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنل سٹیج میں پاکستان سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑا لی تھی، اور تجارتی محاذ پہ وہ بھی پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے۔ تو پاکستانی افواج جو ہیں یا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ہے ان سے انتہائی متبانہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دیں، اور باقی جو ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، تو انشاءاللہ پاکستان بھی جلدی جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ اب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی مانچسٹر سے راجہ جاوید صاحب، مشہور کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ان کی رائے سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ جی رائے صاحب۔ Assalamu alaikum, Imtiaz Sahab. You've asked me for my political views on the current situation in Pakistan. I'm not sure whether we were talking about the economic situation or the political situation, but let us talk a little bit about both. The economic situation in Pakistan is dire. The people are
in a very bad situation. They are suffering. There's economic hardship. There's poverty. Even in recent budget, we've seen a little increase in education, health, and social development. Because of the situation with IMF, we are in a dire situation, as I said, and the government doesn't seem to have a plan to encounter that. We are lucky not to have defaulted by now, because we are living off handouts and foreign loans. On the political front, just to give you a little bit background, we had Imran Khan come to power. He promised egalitarian society, egalitarian universal citizenship. He promised equality under the model of state of Medina. टेलफोर्ड से हमें ज्वाइन किया है फैयाज साहब ने। बेसिकली इनका ताल्लुक गुलियाना से है, मेरे ही गांव से हैं। माशाल्लाह बड़ी दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं और फलाई कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी फैयाज साहब, आप अपना मुख्तसर सा पैगाम नोट फरमा दें, नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें भी शामिल किया है। देखो भाईजान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जैसे आपके अमाल होंगे ऐसे ही आप पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो अभी जो कुछ हो रहा है ये हमारे अमाल का नतीजा है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक चांस दिया था, जैसे कि इमरान खान की शक्ल में, लेकिन हम उसको अबे नहीं कर सके। तो बस आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस निजात बुरे वक्त से भी निकाले और अल्लाह ताला हम पर करम करे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला सब मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब। राशिद साहब माशाल्लाह बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं जी। स्विंडन टाउन सेंटर में इनकी फ़ोन शॉप है। इसके अलावा भी और मल्टी बिजनेस के मालिक हैं। पाकिस्तान के हवाले से हमेशा परेशान रहते हैं। इनसे सुनते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। जी राशिद साहब, मुख्तसर सा पैगाम नोट करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मौजूदा हालात की ज़िम्मेदारी दो चीज़ों पर है। एक शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के तजुर्बात हैं, और इन लॉन्ग रन देखा जाए तो तालीम की कमी, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की कमी। बहुत शुक्रिया जनाब। अभी हमें ज्वाइन किया है लूटन से नदीम ताबानी साहब ने। ये बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह और यूके इस्लामिक मिशन के लूटन के सदर भी हैं और इनकी मरकज़ी साउथ वेस्ट तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी नदीम साहब, वक्त की कमी है, थोड़ा मुख्तसर सा अपना मैसेज कन्वे कर दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने पाकिस्तान के हालात के मुतल्लिक़ मेरी राय पूछी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जिनके पास एक लिखा हुआ आइन मौजूद है, और वो आइन जो है वो हमारे तमाम इदारों की हदूद को मुतय्यन करता है। अगर तमाम इदारे अपने आइन की मुतय्यन करदा हदूद के मुताबिक काम करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और यही आइन जो है वो हमें बताता है कि कैसे लोग असम्बलियों में आने चाहिए, उनका किरदार क्या हो और उनकी तालीम और काबिलियत क्या हो। तो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन भी उसके मुताबिक नहीं होते और ऐसे लोग आ जाते हैं असम्बलियों में जिनके पास काबिलियत भी नहीं होती और वो दयानतदार भी नहीं होते। मैं समझता हूँ इन दो चीज़ों पे अगर हमारी कौम गौर करे और हमारी अदलिया, हमारे बाकी इदारे भी इन पे गौर करें और इसके मुताबिक इलेक्शन हो और आइन की हदूद के मुताबिक सारे इदारे काम करें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। उमर सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये गल्फ में होते हैं, बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान के हवाले से अक्सर इनसे बातचीत होती रहती है।
اور ان کی مختلف آراء جو ہیں وہ بڑی قیمتی اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ آج ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو تھوڑی روٹین سے لمبی ہو گئی ہے، جناب بالکل مختصر سا ایک میسج دے دیں یو کے اسٹار ٹی وی کے قارئین کو، نوازش ہوگی۔ جی امتیاز بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں موجودہ جو صورتحال ہے ہم اسے سنگین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سنگینی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسائل یا کرائسس کسی بھی کنٹری میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مین چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کرائسس کو ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے، ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت تک کسی بھی چیز کو مینج کرنے کے لیے کوئی خاطر کا کچھ نظر نہیں آیا۔ عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے بھی ہمارے ملک میں جب کبھی کوئی سیاسی اس طرح کا بحران آتا تھا تو کوئی نہ کوئی تیسری پارٹی یا کوئی ادارہ مداخلت کر کے تو اس کو کسی طریقے سے مینج کر لیا جاتا تھا، بیٹھ کے نیگوشیشن کر کے، بات چیت کر کے۔ لیکن ابھی اس ٹائم صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے سارے ادارے، ساری پارٹیاں، سارے ہی اس میدان میں، اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسی تیسری قوت نظر نہیں آ رہی کہ جو ان کے درمیان میں آ کے بیچ بچاؤ کا راستہ نکالے اور ملک کو کسی اچھے راستے پہ گامزن کیا۔ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں فرداً آپ سے تفصیلاً بات ہوگی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہی تھا، آپ کو پتہ ہے 1.5 منٹ میں وہ دل کے پھپھولے کہاں پھوٹتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک لمبی نشست ہوگی جس میں ہم تفصیل سے ان مسائل کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کا فرداً بہت شکریہ۔ یو کے اسٹار ٹی وی کے ناظرین، آپ لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے سننے کے بعد اس کے بارے میں اپنی آراء سے نوازیے گا تاکہ اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھیں۔ آپ سب لوگوں کی پرزور فرمائش پہ امتیاز نامہ کو آڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ امتیاز نامہ سن بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ امتیاز نامہ سننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔ پیغمبروں کے حوالے سے چند ایک ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اگر آپ پیغمبروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔